हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल हिंदुस्तान ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया और क्या फेयरवेल दिया है 4 लेजेंड्स को जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और रविंद्र जडेजा आते हैं। ये चारों बहुत समय से एक मिशन की ओर चल रहे थे, एक कॉमन गोल की तरफ चल रहे थे और वो कॉमन गोल कल जाकर के इनका पूरा हुआ है। और जिस तरीके के ये प्लेयर हैं, जिस तरीके के ये खिलाड़ी हैं, इनको उसी तरीके की विदाई चाहिए भी थी और उनको उस तरह की मिली। हो सकता है शायद ये डेस्टिनी में ये लिखा हुआ भी था, ये डेस्टिनी में ऐसा होना ही था। जिस तरीके से हमारे जो BCCI के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर जैसा, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि हम जनवरी में ही शायद प्रिडिक्ट कर दिया था उन्होंने कि हम लोग T20 का 2024 में बारबाडोस में 29 जून को हम लोग हिंदुस्तान का झंडा परचम अपना लहराएंगे और झंडा गाड़ेंगे। और जिस तरीके से ये दिखाया गया, रोहित शर्मा ने झंडा गाड़ा उस मैदान में जाकर के। एक तरफ जहां मिचेल मार्श ट्रॉफी जीतने के बाद ट्रॉफी के ऊपर पैर रखते हैं, उसी तरीके से एक तरफ रोहित शर्मा है जो उस चीज़ की वैल्यू जानते हैं। उन्होंने पहले तो मिट्टी को चूमा, मिट्टी को चूम करके वहां पर अपने झंडा गाड़ा और कल अपने खेल से, अपने कप्तानी से बता दिया कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं और कितने बड़े उनका माइंड चलता है, ब्रेन चलता है कि वो एक हारे हुए मैच को, मतलब एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मैच को वो वहां से खींच करके लेकर के आए। और वहां पर उन्होंने बताया कि why he has rated so much high in captaincy or in skill wise or brain wise, why he has rated so much above high, so much that none of the age group people is having that. 37 साल की उम्र में कैप्टनसी करना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना, और जो 2 बेमिसाल इनिंग्स उन्होंने खेली। वर्ल्ड कप हम उसी समय जीत चुके थे, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, कि जो उन्होंने 92 रन के मैच पे 92 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया और उसके बाद 57 रन की पारी खेली इंग्लैंड के खिलाफ। वो 2 पारियां अगर नहीं आती तो हिंदुस्तान बहुत पहले ही बाहर हो जाता। लेकिन जब कैप्टन की जरूरत थी, उन्होंने वो पूरे टूर्नामेंट पे रोहित शर्मा उतने अच्छे नहीं चले। मतलब इनिंग्स आते थे उनके 10 बॉल 22 रन, 10 बॉल 11 रन, 15 बॉल 25 रन, इस तरीके से इनिंग आती थी। लेकिन जो एक पावरफुल इंपैक्टफुल इनिंग की जरूरत होती है ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, इंग्लैंड जैसी टीम को हराने के लिए आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर में इस तरीके की इनिंग चाहिए ही होती है। अगर इस तरीके की इनिंग नहीं आएगी ना, तो जीतना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि वो जो बॉलर्स की पिटाई होती है ना उनकी अपोजिशन वालों की, तो बैट्समैन, जब उसी टीम के जो बैट्समैन होते हैं ना, वो कांपते हैं कि यार हम इस तरीके से कैसे मारेंगे। और रोहित शर्मा बॉस क्या डिलीवर किया उसने, जो फाइनल नॉकआउट पंचेस में दिया है ना उसने। मतलब पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग से, और उसके बाद फिर सेकंड मैच इंग्लैंड के साथ बैटिंग से, और थर्ड मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैप्टेंसी से। वो अनमैचेबल है। मतलब मैंने उस तरीके की कैप्टेंसी करते हुए और उस तरीके से टीम को लीड करते हुए मैंने नहीं देखा। मतलब अपने बॉलर्स को वो फुल फ्रीडम देना, अपने बॉलर्स को एकदम कूल काम कंपोज रखना, उनको कुछ भी यहाँ से गाइडलाइंस नहीं देना और सीधा उनको बता देना प्लान के तहत कि उनको किस प्लान के तहत बॉल करना है, किस प्लान के तहत हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो एक टीम कॉम्बिनेशन होता है ना, ये इस टूर्नामेंट के लिए नहीं था दोस्त। जिसके दिमाग में ये चल रहा है ना कि ये टूर्नामेंट में इंडियन टीम ने बहुत अच्छी खेली, इंडियन टीम लास्ट 3 से 4 साल से बहुत अच्छा खेल रही है। बट समहाउ वो जो एक मोमेंटम होता है ना, एक जो क्लिक होता है कि हाँ सब कुछ आप राइट टिक बॉक्स को राइट टिक कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा था। मतलब या तो सेमीफाइनल में आप हार रहे थे, या फाइनल में आप हार रहे थे, या कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही थी जिसकी वजह से वो फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस टूर्नामेंट में वो हुआ, और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे और प्रोसेस के साथ आप जाओगे, तो बिलीव मी, इस टूर्नामेंट तो क्या, आप सारे टूर्नामेंट्स आप जीतोगे, सारे टूर्नामेंट्स आप जीतोगे। आप इस इंटेंट के साथ, इस अप्रोच के साथ जाओगे। उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया था, मुझे अप्रोच चाहिए, हार रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन हम इंटेंट शो करेंगे। क्योंकि लास्ट जो T20 का वर्ल्ड कप था 2022 में, इंडियन टीम इंटेंट की वजह से हारी थी। 10 ओवर में शायद 60-65 रन पे खेल रही थी टीम इंडिया, और वो लास्ट के 10 ओवर में अगर हार्दिक पांड्या वहां पे पिटाई नहीं करते तो 165-170 तक टीम इंडिया पहुंची थी, वो नहीं पहुंचते। उस दिन रोहित शर्मा ने 28 बॉलों पे, शायद 26 बॉलों पे 28 रन किया था, वहां पे वो गिर गए थे।
उसके बाद मतलब अब देखो 10 ओवर में आप 60 रन बना रहे हो और अगले 10 ओवर में आप 100 रन नहीं बनाओगे तो 160 ही पहुंचोगे। लेकिन यहां पर इंटेंट शो हुआ, ऐसे खराब पिचेस पे भी आप 10 ओवर में 75-80 रन पहुंच रहे हो, उस पर अगले 10 ओवर में आप 100 करते हो तो आप 180-190 पहुंच जाते हो। इंग्लैंड के साथ यही हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ यही हुआ और साउथ अफ्रीका के साथ भी यही हुआ, यही करते हुए आ रहे थे। लेकिन जब टॉस जीता और रोहित शर्मा ने बैटिंग का फैसला लिया और वहां पर जब स्टार्ट इंडिया को इतनी अच्छी मिली, इतनी सुपर मिली और रोहित शर्मा ने भी उसमें उस बहती गंगा, मतलब विराट कोहली ने एक ओवर में 15 रन मार दिए थे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड ओवर केशव महाराज करने आए और उनको यही उम्मीद थी कि इस पिच पे टर्न होगा, बाउंस होगा और यहाँ पर उनको मदद मिलेगी, लेकिन वो मदद नहीं थी। बट रोहित शर्मा का एक खराब शॉट होता है, समडे आपका बैटिंग नहीं चल रहा है, आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो, और वो 2 चौके उस ओवर में ऑलरेडी मार चुके थे, लेकिन उनका हंगर थी, वो चाहते तो आराम से उसको उस ओवर को 1-2 करके निकाल जाते, लेकिन जो इंटेंट है ना वो गिरने नहीं दिया। कैप्टनसी यही चीज होती है, मैं इसी चीज को कैप्टनसी मानता हूँ कि बॉस रन आ चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट 8 बॉल पर 1.2 ओवर, 8 बॉल पर 23 रन थी टीम इंडिया की, 23 रन बन चुके हैं, तो आप आराम से 1 ओवर 1.5 ओवर और आराम से खेल सकते हो, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि वो गलत मैसेज जाता है ड्रेसिंग रूम पे कि बॉस आप खुद बॉक डाउन हो रहे हो, आप खुद बिना रिस्क खेल रहे हो और आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम रिस्क फ्री खेलें, तो ऐसा नहीं था। इसीलिए पहला विकेट गिरा, जब रोहित शर्मा आउट हुए तो पंत आए, पंत भी एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले, लेकिन मैं उस चीज को गैर जिम्मेदाराना नहीं कहूंगा क्योंकि पंत उसी तरीके से खेलते हैं, वो पटाखा है, वो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो इसी तरीके से आउट होंगे, इसमें आपको उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है क्योंकि इसका वे ऑफ प्लेइंग इसी तरीके से है। वो मारता भी अजीब है, आउट भी अजीब तरीके से होगा, वो कभी भी नहीं होगा कि हाँ बॉल अच्छी गिर गई और मैं एज लग गया या इन स्विंग हुई बॉल और मैं लेफ्ट कर रहा था तो बॉल स्टंप को लग गई, इस तरीके से वो आउट नहीं होगा। वो आउट होगा आड़ा तिरछा खेलते हुए ही और आड़ा तिरछा शॉट मारते ही वो रन बनाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है उस तरीके से बैटिंग करने के लिए। वीरेंद्र सहवाग वाज वन ऑफ देम कि वो बॉल मिलेगी वो हिट करेगा, उसके लिए उसको कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए कि हाँ हमने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, मेरे पैड पिच तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मेरे पैर बॉल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो उसको इससे मतलब नहीं है। बॉल है, मार रहा है, मारो, उसका एक ही काम है कि बॉलर ने बॉल कर दिया, अब इस बॉल को मेरे को बाउंड्री पहुंचाना है। बॉस क्या इमोशंस थे, ये जो फाइनल हुआ है अनबिलीवेबल 39 फॉर 3 से मैच को खींच करके वहां तक ले जाना और इंडिया को 180 तक पहुंचाना। लास्ट ओवर में इंडिया ने अच्छी बैटिंग नहीं की, उसके बावजूद 176 पर इंडिया आई। लास्ट के 3 या 4 बॉल अगर देखें उस ओवर में और टीम इंडिया 10 से 12 रन खींच सकती थी, लेकिन वहां पर वो नहीं हुए और उसकी वजह से टीम इंडिया को एक स्थिति पे ऐसी आई थी कि वो मैच को ऑलमोस्ट हार चुके थे, लेकिन वहां से खींच कर ले आना ये कैप्टनसी थी रोहित शर्मा की। उसको अपने बॉलर्स पे भरोसा था और ये टूर्नामेंट इंडियन टीम को बॉलर्स ने जिताया है, चाहे वो मैच 1 हो, मैच 2 हो पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर 120 रन का टारगेट उनको चेस करना था, वो उनको बनाने नहीं देती है। वहां पर भी यही सेम सिनारियो था कि उनको 36 बॉल पे 40 रन चाहिए थे और वहां से पासा पलट दिया था जसप्रीत बुमराह ने। सेम इसमें भी यही हुआ, 30 बॉल पर 30 रन चाहिए थे और जसप्रीत बुमराह वहां पे लाए जाते हैं। लाने के बाद जसप्रीत बुमराह, सब पे हम आराम से धीरे धीरे बात करेंगे, बट एक एक करके हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जब मैच जीत जाती है रोहित शर्मा, उसके बाद रोहित शर्मा का इमोशन देखिए, वो जब ग्राउंड से वापस जा रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था कि और थैंक्स बोल रहा था अपने भगवान को, अपने खुदा को कि मेरे को ये दिन दिखाने के लिए फिर से धन्यवाद, क्योंकि एक बार मैं ये लॉस झेल चुका था। 140 करोड़ लोगों का दिल क्या टूटना होता है वो उसको पता था, उसको एक एक चीज़ पता था कि क्या कल मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो डटा रहा, वो टिका रहा। सोचो यार उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि जब उसके फ्रेंचाइज वालों ने उसे कैप्टनसी छीन लिया इसलिए कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उससे ठीक से कप्तानी नहीं हो रही है, और उस समय बीसीसीआई उस पर भरोसा करती है कि मेरा T20 का कैप्टन रोहित शर्मा होगा, और वहां से वो टीम को लेकर के जाता है और ऐसे टीम को लेकर जाता है जिस पर कोई भी भरोसा नहीं था कि वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, विराट कोहली जगह बंद नहीं रही थी कि कहां खेलेंगे, क्या नहीं खेलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पूरी टूर्नामेंट विराट कोहली फ्लॉप रहे, पूरी टूर्नामेंट विराट कोहली फ्लॉप रहे, बट वो लड़का खेलता रहा, चलता रहा। कितना बड़ा बोझ था उसके ऊपर कि यशस्वी जायसवाल को होते हुए भी आप उसको नहीं खिला रहे हो। ये क्राइम था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल फॉर्म में थे, पिक पे थे अपने।
लेकिन वहाँ पर वो विराट कोहली के साथ परसिस्ट किए, क्योंकि उसको पता है कि जब एक्सपीरियंस का टाइम आता है, जब 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 आप एक बड़ा मैच खेलते हो ना, तब वहाँ पर एक्सपीरियंस काम आता है। उसके बाद शिवम दुबे को लाना, जो क्लिक नहीं कर रहे हैं पूरा टूर्नामेंट, वहाँ सर उसको फाइनल में आकर के वो जो 27-28 रन जो उसने मार दिए, वो प्राइम मारा है उसने, वो ऐतिहासिक, वो गेम चेंजिंग था वो उस समय पे। मतलब अक्षर पटेल आउट हुआ और वहाँ पर वो हार्दिक पांड्या को ना भेजते हुए शिवम दुबे को भेजा, और शिवम दुबे ने अपना काम ऑलमोस्ट कर दिया था। अगर शिवम दुबे वहाँ पे आउट नहीं होता तो इंडियन टीम ये टोटल को 188-190 तक लेकर के जाती। शिवम दुबे के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट पूरा आईपीएल उनका फ्लॉप गया। ऋषभ पंत टूर्नामेंट पूरा मतलब अप एंड डाउन, इंजर्ड था, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे होगा क्या होगा, वो उसको लेकर के आया। उसके बाद रविंद्र जडेजा फॉर्म नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा टूर्नामेंट आप उसको फ्लॉप चला, लेकिन वो उसके साथ परसिस्ट किया। और बताऊं मैं, कुलदीप यादव फॉर्म नहीं था, कुछ नहीं था, उसको टीम में उसकी जगह बन रही थी। अक्षर मतलब युजवेंद्र चहल जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है, उसको आप नहीं ले गए, मतलब ले करके गए हो, लेकिन एक मौका नहीं दे रहे हो। कितना प्रेशर था यार रोहित शर्मा पे, उसमें आधी लूली लंगड़ी टीम दे कर गए, मतलब दिया गया था उसे, और वो चुना था उस टीम को, उस पर भरोसा था उसको कि ये लोग डिलीवर करेंगे, और कैप्टन को किसी ने लेट डाउन नहीं किया। सबसे बड़ी खास बात इस टूर्नामेंट की इंडिया की थी कि वो सभी मैच जीते, और सभी मैच में अलग अलग डिफरेंट मैच विनर साबित हुए थे। चाहे वो आप इंग्लैंड का मैच ले लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया वाली मैच ले लो, चाहे अफगानिस्तान वाली मैच ले लो जहां सूर्य कुमार यादव चले थे, चाहे आप आयरलैंड वाली मैच ले लो, चाहे आप पाकिस्तान वाली मैच ले लो जहां बॉलर्स ने डोमिनेट किया, ऋषभ पंत ने डोमिनेट किया, अक्षर पटेल ने डोमिनेट किया बैटिंग वाइज में। तो अर्शदीप भी बैटिंग में पाकिस्तान वाले मैच में 6 मतलब बाउंड्री मारा था, और उसने हिटें लगाई थी। तो उनको पता था कि किसको क्या रोल प्ले है। और अब टूर्नामेंट देखिए कि जिस तरीके से वो मतलब इंटेंट शो किया, और विकेट गिर रहे हैं फिर भी इंडियन टीम वहां तक पहुंच रही है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ विकेट गिरते थे, टीम इंडिया बॉकडाउन हो जाती थी, और रोक रहे हैं, कुल मिलाकर के जहां 180 पहुंचना होता था, वहां टीम इंडिया 150-160 पहुंच पाती थी, और वहां पर हार जाते थे। और फिर पूरा ब्लेम होता था कि यार रोहित शर्मा ने तो विराट कोहली ने रन किए, लेकिन टीम वाले इसको रन नहीं किए। यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को उसने 0 कर दिया था। आपको मारना है, आप मारेंगे, और आप आउट होते हुए मारेंगे, और आउट होते हैं तो वो कोई परवाह नहीं, नया बैट्समैन आएगा, नया तरीके से हिट करेगा वो। उसने हर स्पॉट के लिए एक प्लेयर को आइडेंटिफाई किया था, और उस प्लेयर को ही खिलाता रहा वो। नंबर 8 तक बैटिंग लाना, मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, T20 में वही टीम जीतेगी जिसके 6, 7, 8 ये तीनों प्लेयर कहीं से भी मैच निकाल सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इसीलिए विजेता है क्योंकि 6वें नंबर पे आते हैं जडेजा, 7वें नंबर पे आते हैं धोनी, और 8वें नंबर पे ड्वेन ब्रावो आते हैं, 9वें नंबर पे दीपक चहर या फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं। तो ये बैटिंग उनकी लंबी हो जाती है। और मान लीजिए आप 18 ओवर में 120 रन पे भी पहुंच चुके हैं, और लास्ट के 2 ओवर में आपने 40 रन खींच दिया, तो आप 120 से 160 पहुंच जाते हैं। ये डिफरेंस होता है जीत और हार का T20 में। T20 में आपको 6, 7, 8 ऐसे बैट्समैन चाहिए जो चेस करते हुए भी और रनिंग मतलब टारगेट सेट करते हुए भी आपको 20-30 का डिफरेंस दे के चले जाए। मतलब आप इमेजिन करो, 18 ओवर है, 120 रन बने हैं, सामने वाला टीम यही सोचेगा लास्ट के 2 ओवर है, ठीक है 20 रन और बन जाएगा, 140 का टारगेट चेस करना है, 140 हम बना लेंगे। लेकिन जब वो 2 ओवर को वो 6वां, 7वां, 8वां खेलता है, तो उसमें वो 40 रन स्कोर करता है, 45 रन स्कोर करता है, तो वो 120 से 165 पहुंच जाता है, 130 से 175 पहुंच जाता है, 140 से 185 पे पहुंच जाते हैं वो। ये डिफरेंस होता है 6वें, 7वें, 8वें को लाकर के। तो वो खेल चुका था। सेम मुंबई इंडियंस में भी यही होता था, 6वां, 7वां, 8वां पे कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, या फिर 8वें नंबर पे पोलार्ड, 7वें नंबर पे पोलार्ड, इस तरीके के बैट्समैन सेट हुआ करते थे, इसलिए मुंबई इंडियंस जीतती थी। सेम आप कोलकाता नाइट राइडर्स को चेक करें, वहां पर अंडर रसल खेलते हैं 6वें, 7वें, 8वें नंबर पे, समटाइम्स सुनील नारायण होते हैं, समटाइम्स आपके मनीष पांडे वहां पर होते हैं। 6, 7, 8 ये प्लेयर आप मार्क कर लो, हर टीम में मजबूत होगी तो वो आराम से जीतेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देता है 1, 2, 3, 4, 5 को कि भैया आप अपनी इनिंग खेलो, आप खेलोगे तो मैं 6वें, 7वें, 8वें पर आकर के अपनी इनिंग खेल लूंगा, आप मत रुको, आप मत डरो कि मेरे नीचे कोई नहीं है, मेरे नीचे कोई नहीं है। ये कॉन्फिडेंस देता है 6, 7, 8। और जब 6, 7, 8 ऑलराउंडर्स मिल जाते हैं ना आपको, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको बॉलिंग ऑप्शन भी 6 से 7 मिलते हैं।
5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ आप खेलोगे, आप बहुत ही चांस है कि आप जीतोगे, क्योंकि एक ना एक बॉलर का बैड डे होता है। जैसे अक्षर पटेल का बैड डे कल हो गया था। अक्षर पटेल का कल बैड डे हो गया था बॉलिंग में, जब उसने क्लासन ने 75 मतलब 24-25 रन स्कोर कर दिए थे एक ही ओवर में, जहां पर आप 6 ओवर में 55-56 रन चाहिए थे, वहां से उस क्लासन ने 30 पे 30 कर दिए। 30 पे 30 हो गए थे टीम इंडिया को चाहिए, मतलब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। तो ये डिफरेंस लाता है एक बॉलर का अगर खराब दिन चला गया तो। लेकिन इंडियन टीम के पास वहां पे 2 ऑप्शन थे, चाहे वो जडेजा के साथ जाए और कल या फिर वो हार्दिक पांड्या के साथ जाए। कल स्पिनर का डे नहीं था। स्पिनर जब भी बॉलिंग करने आए वो पिटे थे। आप तीनों स्पिनर के आप रन रेट निकाल कर देख लो और तीनों पेसर के रन रेट निकाल करके देख लो, डिफरेंस आपको साफ पता चल जाएगा। कल पेसर्स ने मेरे ख्याल से 11 ओवर किया है और सिर्फ 50 या 55 या 56 रन दिया होगा, बाकी सारे रन स्पिनर्स ने दिए हैं 9 ओवर में। मतलब 9 ओवर में वो 100 प्लस रन दिए हैं उन्होंने स्पिनर्स ने। तो ये चीजें थी। फिर जब रोहित शर्मा जब सेलिब्रेशन करने आए, जो उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए रोते हुए आसमान की तरफ देखा, फिर नमस्ते किया उसने, क्राउड को, जनता को धन्यवाद दिया अपना कि बॉस कल जो आपने कर दिया वो कर्ज उतारा है आपने। जो 140 करोड़ जनता अक्टूबर नवंबर में मायूस हो गई थी, जो जिसको लगा था कि अब ये टूर्नामेंट हम नहीं जीते, शायद अब हम नहीं जीत पाएंगे, उसको अब वहां से वो सेल्फ बिलीफ लेकर के आ पाए। और वो जो रिक फ्लेयर वाला जो उसने सेलिब्रेशन किया स्लो मोमेंट में जा करके कप को उठाने वाला, वो तो भाई 4 चांद लगा दिया उसने। मतलब वो दिखाया कल उसने कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो स्लो होगा, और जब भी मैं इस बात का हमेशा कायल रहता हूँ कि जब भी बड़ा ओकेजन आए ना, स्ट्रिक्ट टू योर बेसिक्स, स्ट्रिक्ट टू योर बेसिक्स। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। बेसिक्स क्या है आपकी यार? सेट होइए, आइए, सेट होइए, उसके बाद मारिए। कल नए बैट्समैन को मारना आसान नहीं था, जो सेट हो गया वही मार पा रहा था। ये आप ऑब्जर्व करिए। हार्दिक पांड्या से हिट नहीं लगी, रविंद्र जडेजा से हिट नहीं लगी, अक्षर पटेल आया, सेट हुआ, तब मारा हुआ। पंत से नहीं लगे, सूर्य कुमार से नहीं लगे, सेट होंगे उसके बाद ही आपसे लगेगा। विराट कोहली 48 बॉल 50 रन। कल अगर हार जाता ना तो ये उस पर लानत लग जाती कि यार ये इसकी स्लो खेलने की वजह से हम हारे। लेकिन वो 9 बॉल पर जो 25-30 रन, 22-23 रन जोड़ दिया उसने, वहां से कहानी बदल गई। तो बेसिक्स आप हमेशा अच्छा करेंगे ना, जितना बड़ा सिचुएशन हो, जितना बड़ा प्रेशर हो, आप बेसिक्स पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट्स पे आ जाइए, बेसिक्स पे आ जाइए। वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं ना, बॉस कोई नहीं रोक सकता आपको टूर्नामेंट जीतने से, कोई भी नहीं रोक सकता। क्या बोले यार, कल तो सिर्फ एक छोटा सा झांकी था कि हमने मैच जीता, टूर्नामेंट जीता। कि जो इसके प्रोसेस के पीछे की जो प्रोसेस है ना, वो कल जीती। तुक्के में आप 1 मैच 2 मैच जीत सकते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप 10 के 10 आपने जीता, 1 आप हार गए। उसकी वजह से पूरा ब्लेम कर दिया गया कि भैया रोहित शर्मा को क्या जरूरत थी वैसे शॉट खेलने की, पिच को क्या, क्यूरेटर को क्या जरूरत थी वैसे पिच बनाने की, ये करने की, वो करने की। 1 मैच हम हारे थे, उस 1 मैच का अहमियत था। लेकिन जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस पे हम नहीं हटे। राहुल द्रविड़ पे कितने क्रिटिसाइज हुए होंगे यार, कितने क्रिटिसाइज हुए होंगे कि उसने टीम खराब कर दी, अपने जैसे सुस्त बना दिया, अपने जैसे स्लो खेलने वाला बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कल उसके ऊपर सोचो कि उसने कल क्या दे कर गया हो, जो हर हिंदुस्तानी को पिछले 11 साल से आईसीसी ट्रॉफी का जो इंतजार था, जो सूखा पड़ा हुआ था, जो अकाल पड़ा हुआ था, उसको, उस सूखे को उसने खत्म किया। हम 2011 के बाद वर्ल्ड कप जीते, ऑलमोस्ट 13 साल के बाद। 17 साल के बाद हम T20 वर्ल्ड कप जीते, जो हम धोनी के कप्तानी में जीते थे पहली बार। और वो जीते थे तो लोग यही सोच रहे थे कि ये तो फ्लूक था, इसलिए इंडिया टीम जीत गई। उसके बाद क्यों नहीं जीत पाई 17 साल तक? ऑल्दो वी हैव वॉन ओडीआई वर्ल्ड कप, बट T20 वर्ल्ड कप फ्लूक की तरह देखा गया। यार गलती से जीत गए, पाकिस्तान था इसीलिए जीत गए, और कोई टीम होता तो हरा देती, ये हो जाता, वो हो जाता। यार इस चैंपियंस, इस ट्रॉफी में, इस T20 वर्ल्ड कप में मुझे डे 1 से पता था। मतलब जिस तरीके से उसने इंग्लैंड को हराया, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिस तरीके से उन्होंने अफ्रीका
चैंपियन टीम जो होती है ना वो चैंपियंस को हरा करके बनी जाती है। चैंपियन टीम हमेशा चैंपियन को हराती है। आप देख लो, इसका रिकॉर्ड है ये। 2003 में टीम इंडिया ने केनिया को सेमीफाइनल में हराया था और छोटे मोटे टीमों को हरा करके आगे पहुंची थी सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया, ज्यादा मजबूत टीम को हराया था, तो उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा था। 96 का ओडीआई वर्ल्ड कप आप देखो, इंडिया को श्रीलंका ने हराया, जो कि इंडिया भी एक टॉप कंटेंडर टीम थी। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हाई होगा? ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया, जो वेस्ट इंडीज को केनिया हरा चुकी थी, जो वेस्ट इंडीज को इंडिया हरा चुकी थी। 96 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हम इतिहास गवाह है इस बात का कि अगर आप टफ टीमों को हराते हुए आएंगे, आप टूर्नामेंट जरूर जीतेंगे। चाहे मैं आपको 2003 का एग्जांपल दे दूं, 2007 का एग्जांपल दे दूं, 2011 का आप ले लीजिए। इंडिया ने किसको किसको हराया 2011 के वर्ल्ड कप में? सेमीफाइनल में हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया था, क्वार्टर फाइनल में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। हम फाइनल में जाकर के जीते क्योंकि हमने बड़ी टीमों को हरा करके आए थे, तो हमें एक्सपीरियंस ज्यादा था और हमें उस चीज का उस मोमेंट्स का ज्यादा हमको होल्ड पे थे हम। श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया और न्यूजीलैंड को हराया, वो दोनों टीमें खत्म थी ऑलरेडी, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं था उस श्रीलंका के टीम के पास। सेम इस टूर्नामेंट में हुआ। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान को हरा करके आ रही थी। साउथ अफ्रीका 2-3 मैचों से एक रन से कभी नेपाल फंसा रही है, कभी बांग्लादेश से फंसा रही है, वो फंसते फंसाते पहुंच रहे हैं। और यहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, इंग्लैंड को हरा रही है, जो कि 2 बार के चैंपियन है। 21 और 22 में वही लोग दोनों जीते थे। तो आप उस चीज को काउंटर, बस एक ही टूर्नामेंट है जो मुझे याद आता है जहां पर बड़ी टीमों को किसी और ने हराया, लेकिन छोटी टीमों को हराया किसी ने और वो फाइनल जीत गए। मैं बात कर रहा हूं 2001 की, 2000 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराया और वहां पर पहुंचे थे न्यूजीलैंड से वो हार गए थे। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था सेमीफाइनल में, शायद उन्होंने मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में किसके साथ उनका मैच था? सेमीफाइनल में कोई ऐसे स्मॉल टीम थी, उसके साथ मुकाबला हुआ था उनका, शायद पाकिस्तान थी या कोई थी, लेकिन स्मॉल टीम थी वो। इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराया उस टूर्नामेंट में और फाइनल पहुंचे, लेकिन वहां पर वो जीत नहीं पाई थी। वरना ये हिस्ट्री है। आप अगर टफ मैचेस को, आप टफ अपोनेंट को आप हराते हुए फाइनल पहुंच रहे हो ना, फाइनल आप ही जीतोगे। ये ट्रेंड है। आप आईपीएल इस बार का देख लीजिए, हैदराबाद कलकत्ता सबको हराते हुए पहुंची थी और हैदराबाद को उसने क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में हराया था, जिसको हम लोग क्वालिफायर 1 बोलते हैं, और फाइनल पहुंची थी। तो ये सारी चीजें होती रहती है, चलती रहती है, लेकिन जो प्रोसेस है उस पर आपको स्ट्रिक्ट रहना है और प्रोसेस ही मैच जिताता है। ये आप हमेशा याद रखिए। उसके बाद मैं बात करूंगा विराट कोहली की। बॉस, व्हाट ए आइकन, व्हाट ए प्लेयर ही इज। उसके जैसा प्लेयर ना तो कभी किसी टीम को मिला था और ना कभी मिलेगा। यार क्या बोलूं यार उसके बारे में। बैटिंग के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं यार। विराट कोहली के बैटिंग के बारे में बोलूं, बट उसके एटीट्यूड के बारे में आज आपको बताता हूं मैं। ही इज 36-37 ईयर ओल्ड। वो चाहता तो फील्डिंग के में 30 जो सर्कल यार्ड की जो सर्कल होती है ना, 30 यार्ड, उस पर फील्डिंग कर सकता था वो। लेकिन वो उसको आप फील्डिंग करते हुए देखिए, बाउंड्रीज पे वो पेट्रोल कर रहा है बाउंड्रीज को, कि वो तेज भागता है, तेज दौड़ता है। और ये एक एग्जांपल सेट हो सभी यंगस्टर को। उसके लिए बहुत आसान है यार। 36 साल का है, वो स्लिप में खड़ा हो सकता है कि मैं स्लिप में खड़ा हूंगा, या फिर मैं पॉइंट में खड़ा हूंगा, या फिर मैं आपका शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ा हूं, कवर्स पे खड़ा हूं, सिंगल बचाऊं, वहां पर मैं अपना वो करूं। लेकिन वो चुना टफ रास्ते को एट द एज ऑफ 36-37 कि मेरे लिए चैलेंज क्या है। कल की डेट में ये कोई ना बोले कि यार विराट कोहली दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है, मेहनत नहीं करता है। वो पूरे ग्राउंड को कवर करता है यार, वहां से वो एनर्जी, और जब वो फील्डिंग करता है ना क्राउड पे,
तो वहां पर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, जो फैंस होते हैं, उसको वो चार्ज करता है ताकि वो इंडिया के 12वें प्लेयर की तरह काम करे। विराट कोहली के बारे में इससे ज्यादा मतलब एक फैन फॉलोइंग के बारे में या फिर एक क्रिकेटर के नजर से आप जो अगर देखें तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है यार। मैं तो सिर्फ फील्डिंग की बात कर रहा हूँ, बैटिंग तो उसकी छोड़ दीजिए। और उसका जो ऑरा होता है ना, जब वो ग्राउंड पे खड़ा होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है। जब वो स्लिप में खड़ा होता है ना तो बैट्समैनों की हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़ करके एक बार देख ले, कांपते हैं, डरते हैं उसको देखते हुए। जिस तरीके से वो एटीट्यूड से वो सेटअप करता है, अपने बॉलर से बात करता है। ही इज हार्डली 5 फीट 8 इंच और 9 इंच, बट उसको देख के डरते हैं लोग। उसका इस तरीके से ऑरा है, परसोना है, एटीट्यूड है और इस चीज का घमंड है उसको। खड़ा हो जाए तो बॉलर्स के अगले बॉलर्स की सोच में आ जाता है कि यार क्या करूं मैं इसको। विकेट ले लेता है ना बॉलर तो उसका दिन बन जाता है। वो सोचता है यार कि मैंने क्या विकेट ले लिया। और एक और बात, मजेदार बात बताता हूं आपको। इस मैच से पहले विराट कोहली ने कुछ 75 रन बनाए थे 7 मैचों में। पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट में थी, क्यों खिला रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, क्या कर रहा है, क्यों इसको ले जा रहे हो, क्यों इसको आप यशस्वी जायसवाल को वेस्ट कर रहे हो वेस्ट कर रहे हो। एक तरफ उसके 75 रन 7 मैचेस में, 8वें मैच में अकेला उसने 76 रन मारा। फैक्ट्स देख रहे हो, 75 रन 7 मैच में और अकेले एक मैच में 76 रन। और वो 76 रन की क्या अहमियत है वो आप रोहित शर्मा से पूछो, वो आप राहुल द्रविड़ से पूछो, वो आप साउथ अफ्रीकन टीम से पूछो कि वो क्या कर गया वहां पे 76 रन बना करके। और वो इंपॉर्टेंट 76 रन तो छोड़ दीजिए यार, वो जो पार्टनरशिप उसने लगाया और जो उसने बोला अक्षर पटेल को चार्ज करने के लिए, किसको कहां मारना है, क्या चार्ज करना है, क्या करना है, वो खिलाया उसने। जब वो खिलवाया ना तो वहां से गेम पलट गया पूरा। साउथ अफ्रीका को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या हमारे साथ। फाइनल्स में रनों का जब अंबार लग जाता है तो पता चलता है कि यार किस प्लेयर में कितना गुदा है। विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, अब आपको आराम मिल जाएगा। विराट कोहली अब नहीं आएगा खेलने के लिए या बोलने के लिए कि विराट कोहली इतने स्लो खेला, सुस्त खेला। यार वो ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड है वो क्रिकेट का। नहीं खेलेगा ना तो ब्रॉडकास्टर किसको बेचेंगे? ब्रॉडकास्टर जो इतने पैसे देते हैं ना, आज की डेट में मैं बता रहा हूं, अगर T20 आई से विराट कोहली अब नहीं खेलेगा ना तो फैन फॉल, उसके व्यूअरशिप बहुत कम हो जाएगी यार। एक तरफ 11 प्लेयर्स और एक तरफ विराट कोहली अकेला, उसका वो ब्रांड वैल्यू है। सोचो कितना प्रेशर में होगा वो, कितना प्रेशर में वो कल क्या इनिंग खेल गया। हेड्स ऑफ टू यू बॉस एंड आई वांट टू से यू थैंक यू सो मच। थैंक यू भी बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए, जो आपने करोड़ों लोगों को जो मेमोरीज दिए हैं, जो यादें दी हैं। बहुत सारे ऐसे नॉक्स हैं जो मैं याद करूं तो मैं मतलब पूरे ये 25-30 मिनट का अकेले का ये वीडियो हो जाएगा। ऐसे ऐसे इनिंग्स आपने दिए हैं। T20 में बात कर रहा हूँ, ODI और आप टेस्ट में तो अनगिनत है ऐसे। T20 में आपको मैं काउंट करवा दूं तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि वो क्या करके गया है। 2014 का सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के साथ, यही साउथ अफ्रीका के साथ डेल स्टेन अपने प्राइम पे था। उस प्लेयर ने अकेले धज्जियां उड़ा दी थी साउथ अफ्रीका की और अपनी टीम को फाइनल पे लेकर के गया। महेंद्र सिंह धोनी का हनुमान था विराट कोहली। उसके रहते आप मैच नहीं जीत सकते, उसके रहते आप भारत हार नहीं सकता। ये मैसेज था, ये था विराट कोहली। और इनिंग बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में 82 रन कुछ उसने बनाए थे, ऐसी पिच पे जहां पर सभी लोग हार मान चुके थे। अकेला वो बंदा खड़ा होकर के मैच निकाल करके लाया था। बहुत सारे ऐसे इनिंग्स हैं यार, बहुत सारे ऐसे इनिंग्स हैं जहां पर वो अकेला खड़ा होकर के मैच को निकालता था और मैच को जीता था। सल्यूट टू दिस लेजेंड, हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू मैन, थैंक यू बॉस, जो आपने कर दिया। दो 2023 में
कल का जो फाइनल था उसमें जीतने वाली टीम भी रोई, हारने वाली भी टीम रोई। ये पहला बार हुआ इतिहास में कि जीतने वाली भी टीम रो रही है और हारने वाली भी टीम रो रही है। लेकिन जो उस रोने के पीछे, जो 2023 में भी इंडियन टीम हारी थी और रोई थी, 2023 में जो रोया था, जो आंसू निकले थे, उसका ये भुगतान तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मरहम जरूर लगा सकते हैं। दो 2023 का रोना और 2024 का रोना बहुत कुछ बता गया, बहुत कुछ कर गया इंडियन टीम के लिए। यहाँ से नए सेट ऑफ प्लेयर्स तैयार होंगे, क्योंकि अब रविंद्र जडेजा ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, और आपके रोहित शर्मा ने भी अनाउंसमेंट अपनी अनाउंस कर दी है। तो यहाँ पर टीम इंडिया पे अब जो भी प्लेयर्स आएंगे ना, वो ऑलराउंडर्स ही आएंगे। ये आने वाला ट्रेंड मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ऐसे प्लेयर्स नहीं आएंगे कि जो सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, वो ख़त्म हो गया वो एरा। आपको बॉलिंग करने आना चाहिए। इसीलिए प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा, प्लेयर्स लाइक नीतीश कुमार रेड्डी, प्लेयर्स लाइक वेंकटेश अय्यर, प्लेयर्स लाइक वाशिंगटन सुंदर, इस तरीके के प्लेयर्स अब ज़्यादा आपको दिखाई देंगे और मेहनत करते हुए भी ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि उनको पता है टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपको रिक्वायरमेंट बताया जाता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट है। आप सिंगल कैपेबिलिटी से नहीं आ सकते। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब चले गए। अब आपको डुअल स्पेशलाइजेशन लाना पड़ेगा। डुअल स्पेशलाइजेशन होंगे तो आप आ पाएंगे, नहीं होंगे आप नहीं आ पाएंगे टीम इंडिया में, चाहे आप कितने भी अच्छे खेलते हो। ये खाका तैयार कर दिया गया है रोहित शर्मा, विराट कोहली के द्वारा। अगले आने वाले कैप्टन मुझे लगता है हार्दिक पांड्या होंगे। T20 आईज में तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो होंगे। आज से 2 साल के बाद फिर से टूर्नामेंट होने वाला है। 2026 में होगा ये। श्रीलंका और इंडिया इसको होस्ट करेगी। श्रीलंका इसे अलोन होस्ट करती, लेकिन वहाँ पर उतने ग्राउंड्स नहीं है। वो श्रीलंका की वो अभी कंडीशंस नहीं है फिनेंशियल की, वो इतने लोगों का अरेंजमेंट, इतने लोगों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया है और इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर के को होस्ट होंगी इस टीम की। और सेम इसी फॉर्मेट में खेला जाएगा, जहाँ पर 20 टीमें होंगी, 4 ग्रुप्स बनेंगे, 5-5 के 5-5 टीम्स एक ग्रुप में होंगी। वहाँ से 2-2 सिलेक्ट होंगे। सुपर 8 होगा। सुपर 8 में फिर 2 ग्रुप्स बनेंगे और 4-4 लोगों के, उसमें से 3 टीमें एक टीम 3-3 मैच खेलेंगे। जिस तरीके से सेम इसी टूर्नामेंट में होता है उसी तरीके से होंगे। और उसके बाद फिर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। ये टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि इन तीनों को छोड़ करके, मतलब जडेजा, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सभी प्लेयर्स खेलेंगे। सभी प्लेयर्स वहाँ पर होंगे, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया में स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं, तो वहाँ पर इंडिया ये जरूर जाएगी। अक्षर पटेल फॉरगेट मत करना, इसको अब मत बिठाना जस्ट बिकॉज ऑफ रविचंद्रन अश्विन या इन लोगों की वजह से। यार बहुत सफ़र कर लिया इस बंदे ने, और ये डिलीवर करता है हर इंपॉर्टेंट मौके पे। चाहे वो आपका पाकिस्तान वाला मैच हो, जहाँ पर उसने ऋषभ के साथ अलग ही लेवल की पार्टनरशिप लगा करके मैच को आपको मतलब ऑलमोस्ट वो लेकर के चला गया था। बाकी नीचे वाले प्लेयर्स ने कुछ रन नहीं बनाया, इसलिए टीम इंडिया 120 पे पहुंची। नहीं तो जिस तरीके से उसने स्टार्ट कर दिया था जिस तरीके से वो आउट होकर के जहाँ पर गया था, वहाँ से टीम इंडिया को 140-150 रन आराम से बनाना। लेकिन होता है, किसी का दिन चलता है, किसी का दिन नहीं चलता है। लेकिन अक्षर पटेल को आप गार्ड मान लीजिए, ये प्लेयर खेलेगा और रविंद्र जडेजा की जगह पे अक्षर पटेल ही आएगा। और वाशिंगटन सुंदर को आप डेवलप करना चालू करिए। 8वें नंबर पे अब वाशिंगटन सुंदर होगा आपका। अभी से ही मैं आपको टीम तैयार करके दे रहा हूं। रोहित की जगह पर आपका यशस्वी जायसवाल को आप लाइए, विराट की जगह पर आप शुभमन गिल को लाइए, और रविंद्र जडेजा के जगह पर आप वाशिंगटन सुंदर को लाइए। ये आपकी टीम तैयार करिए, चाहे वो आपका T20 आई हो, चाहे वो आपका ODI फॉर्मेट ही क्यों ना हो। इस तरीके से प्लेयर्स को आप रेडी करिए। हार्दिक पांड्या को आप
वर्कलोड उसका मैनेजमेंट करिए कि वो कम इंजर्ड हो। कौन नहीं चाहता यार देश के लिए खेलना, कौन नहीं चाहता। ये लोग जो अफवाह बनाते रहते हैं, हार्दिक पांड्या के ऊपर सोचिए यार कि किस तरीके से उसने क्या क्या झेला है, क्या गुजरा है। जो आंसुएं निकले हैं ना, वो बताता है कि उस मैन के ऊपर कितनी प्रॉब्लम्स आए हैं, कितनी मुसीबतें आई हैं, और वो कहाँ पे खड़ा था और कहाँ से वो भारत को क्या दे करके चला गया। वरना ये क्लासन आउट हो रहा था। जो उसने प्लान किया ना, और जो उसने जो भी ये प्लानिंग किया था कि क्लासन को हम विकेट के बाहर बॉलिंग करेंगे और वहां से हम उसको आउट करेंगे, क्योंकि विकेट पे जितनी भी बॉलें जा रही थी, चाहे वो पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो, वो सिक्स ही जा रही थी। ही इज अ सबलाइम टच में था, वो सबलाइम टच में। उसके आप विकेट रेंज में या उसके रेंज में बॉल दें, वो आउट ऑफ द पार्क शॉट मार रहा था। वहां पर उसने जो बाहर बॉल किया, और सेम डेविड मिलर के साथ, क्योंकि डेविड मिलर को उसके आर्क में बॉल नहीं देना और वाइड ऑफ द मतलब ऑफ स्टंप के वाइड वाले कॉर्नर पे जाकर के एकदम वहां पर बॉल फेंकना ताकि वो मिस टाइम करे, मिस हिट करे और आउट हो। वो जो प्लान था, वो एग्जीक्यूशन था, वो परफेक्ट एग्जीक्यूशन था हार्दिक पांड्या का। और नॉट ओनली इन दिस मैच यार, पूरे टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या की आप बॉलिंग देख लीजिए, बैटिंग देख लीजिए, जहां पर भी आया, जहां पर भी मौका मिला, उसने मौके को भुनाया है। मौके को भुनाना किसे कहते हैं, ये हार्दिक पांड्या से आप देखो, एक मैच नहीं, दो मैच नहीं, पूरे के पूरे 8 मैचेस में मुझे लगता है 8 में उसने बैटिंग नहीं तो बॉलिंग कुछ ना कुछ करके दिया। और ऐसे ही प्लेयर्स की जरूरत है, ऐसे ही प्लेयर्स की जरूरत है। शिवम दुबे को आप ग्रूम करिए, उससे बॉलिंग करवाइए ताकि वो एक और बॉलिंग ऑप्शन हमें मिले। टीम इंडिया को बॉलिंग ऑप्शन एक और चाहिए, 7 बॉलिंग चाहिए कम से कम 1 या 2 ओवर निकाल सके। कल के जो मैच में जानबूझ करके या मजबूरी में आकर के रोहित शर्मा को जसप्रीत बुमराह को पहले लाना पड़ा, क्योंकि उनके प्लान्स फेल हो गए। जब 30 पे 30 रह गए थे, तो उस समय जो डिसीजन लेना, जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या बोलूं यार, ये बॉलर्स का ये MS धोनी है यार, ये बॉलर्स का विराट कोहली है। इससे बड़ा बॉलर मैंने नहीं देखा। लोग यहाँ पर, मैंने मीडिया में ये देखा कि ये वर्ल्ड्स बेस्ट वाइट बॉल बॉलर है। नो यार, ये गलत रिमार्क्स है। वो वर्ल्ड्स बेस्ट वाइट बॉल, रेड बॉल, येलो बॉल, पिंक बॉल, जो भी बॉल है, जितने भी बॉल हैं आपके, उसका वो बेस्ट बॉलर है, उसका वो बेस्ट बॉलर है। ये आप इसके पीछे मत छुपाओ कि हाँ पैट कमिंस अच्छा बॉलर है या मिचेल। इस मैचेस में मैंने सभी बॉलर्स को पिटते हुए देखा यार। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, सब पिटे हैं इस पे, सबने अच्छे बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिट गए। लेकिन मैंने बुमराह को पिटते हुए किसी भी मैच में नहीं देखा, किसी भी मैच में। और कभी भी आप इसको बुलाओ, कभी भी आप इससे बॉलिंग कराओ, ये हमेशा डिलीवर किया है। जो उसने मार्को जॉनसन को रिवर्स स्विंग में आउट किया ना, वो काबिले तारीफ किया। वहां पर मोमेंटम चेंज हो गया, वहां पर साउथ अफ्रीका पैनिक कर गए। नहीं तो 24 पे 26 चाहिए थे, वहां पे तक तो वो शांत थे। क्लासन आउट हो गया, फिर आपको चाहिए थे 3 ओवर में 22 रन, और वो जो ओवर निकाला जसप्रीत बुमराह ने, जहां पर उसने सिर्फ 2 रन दिए और आपके मार्को जॉनसन का विकेट लिया, और जो बोल्ड किया जिस तरीके से, वहां पर वो साउथ अफ्रीका पैनिक कर गए, और फिर आपको 2 ओवर में 20 रन रह गए। जसप्रीत बुमराह को आपको देना पड़ेगा यार, इस बंदे को जो भी आपका ग्रेटेस्ट अवार्ड है, जो भी आपका क्रिकेट का जो बेस्ट अवार्ड है ना, क्योंकि इससे बेहतरीन पेस बॉलर मैंने इंडियन टीम में नहीं आते हुए देखा। फॉरगेट अबाउट इंडियन टीम, मैंने वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं देखा। थे वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये सब बॉलर, लेकिन उनके जमाना कुछ और था। उस जमाने में बॉलर्स की तूती बोलती थी, पिचेस वहां पर बहुत लाइवली होते थे। ये मुर्दाल पिचेस में, ये मतलब बैटिंग पैराडाइज पिचेस पे बॉलर बैट्समैन को नचा देता है। ये आप वो आकलन करो। जब विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की कंपैरिजन होती है ना, तो लोग यही बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने महान गेंदबाज को खेला और वो इसीलिए हाई है। तो आपको सेम वही टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा बुमराह के लिए भी, कि बुमराह के टाइम में महान बैट्समैन थे, महान पिचेस थे, जहां पर बैटिंग पैराडाइज पिचेस थे, और वहां पर उस बुमराह ने बॉलर बैट्समैनों को नचा के रख दिया। कल जो बुमराह ने
16वां ओवर और 18वां ओवर, ये जो 2 ओवर निकाला, मैच वहीं पे पलट गया। 6 रन सिर्फ दिया उसने 2 ओवर में, 6 रन। और उसके बाद अर्शदीप, उसकी तारीफ अगर आप नहीं करोगे तो आप बॉस, टूर्नामेंट अधूरा है। क्या क्या नहीं झेला उस बंदे ने, क्या क्या उस पर नहीं लालछन लगे। सभी लोग लालछन लगाए उस पर, गद्दार है, कैच छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट मैं डे वन से, मेरे पुराने वीडियोस आप देख लो, ये जसप्रीत बुमराह की तरह तीनों फॉर्मेट का बॉलर निकलेगा। इस पर मेहनत करने की जरूरत है। ये अगर मेहनत कर लिया ना तो ये तीनों फॉर्मेट में आपको बॉलिंग करते हुए दिखाएगा। क्या बॉल निकाला यार। कभी जब यॉर्कर मारना हो यॉर्कर मार रहा है, जब लेंथ पे डालना है, और केशव महाराज को लेंथ पे डाल के उसने बीट किया है, क्योंकि केशव महाराज एक्सपेक्ट कर रहा था कि यॉर्कर आएगा या बाउंसर आएगा। लेंथ पे निकालता था, छू नहीं पा रहा था केशव महाराज। 19वां ओवर सिर्फ 4 रन, 20 चाहिए थे 2 ओवर में। 19वां ओवर में 4 रन सिर्फ दिया उस बंदे ने। और वहां पर उसने जब विकेट तो नहीं निकाल पाया था उस ओवर में, क्योंकि 2 विकेट उसने पहले निकाले थे, लेकिन वहां पर 1 विकेट और आ जाती तो वहां पर ऑलमोस्ट वो वहीं पे मैच जिता कर निकल गया था। लेकिन वहां पे विकेट नहीं आए, फंसा हुआ था, लेकिन रन नहीं दिए उसने। और वहां पर जब हार्दिक पांड्या को जब 1 ओवर में 16 रन देने के लिए पारी आई ना, उस जगह पर अच्छे अच्छे बैट बॉलर्स के नर्व्स काम जाती हैं। इनकम्प्लीट होगा अगर सूर्य कुमार यादव की यहाँ पर कैचिंग की आप तारीफ नहीं करोगे तो। सूर्य कुमार यादव जो कैच उसने कल पकड़ा और जो सेलिब्रेशन उसने किया, वो सेलिब्रेशन बताता है कि ये उसी तरीके से था कि जिस तरीके से ये वर्ल्ड कप था इंडिया का। पहले वो कैच पकड़ता है, मतलब कि वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में थी, बाउंड्री के बाहर जा रहा था, तो ये दिखा रहा था कि साउथ अफ्रीका उन पर अटैक हावी हो चुकी है। कैच उसने ऊपर उछाल दिया, मतलब कप इंडियन टीम से कप भी ऊपर चला गया कि अब इंडियन टीम में कप नहीं जीत रही है। फिर वो मैदान में आया, कैच पकड़ा, जिस तरीके से टीम इंडिया आई और कप भी पकड़ी और कैच भी पकड़ी और मैच भी पकड़ा। कल का जो सूर्य कुमार यादव का जो कैच था ना, वो पूरा का पूरा एकदम व्यू, बर्ड आई व्यू था वो इंडियन टीम का वर्ल्ड कप का। इन हुआ, आउट हुआ, फिर इन हुआ। टॉस जब हम जीते, जब हम फर्स्ट बैटिंग किए, तो हम उस समय तक मैच हमारे इन था। 2 विकेट हमने जल्दी से निकाल लिए, उस समय तक हम इन थे। ट्रिस्टन स्टब्स आया, डिस्टर्ब किया उसने, लेकिन उस समय तक नहीं लग रहा था कि वो, जब तक वो आउट भी हुआ तब भी नहीं, उस समय तक था कि साउथ अफ्रीका नहीं जीत रही है। लेकिन जैसे ही क्लासन आया और क्लासन ने जो क्लासिक इनिंग खेली, उस स्टेज पर आकर के 200 के स्ट्राइक रेट से आप 52-53 रन बनाते हो और वहां से मैच को आप खींच करके, मतलब 7 ओवर में साउथ अफ्रीका के 49 रन थे और 12वें ओवर में वो 105-106 पे खेल रहे थे। 5 ओवर में 56 रन वहां पर मार कर गए वो। उसके बाद 16वें ओवर में साउथ अफ्रीका 146 पे पहुंच जाती है। 16वें ओवर में 146 पे, 15वें ओवर में। बताइए कहाँ का कहाँ डिफरेंस है वो। 7 ओवर में 49 रन और 15वें ओवर में 146 रन। 10 ओवर में 100 रन ठोक दिया साउथ अफ्रीका ने, बिना कोई विकेट, मतलब 1 विकेट खोए हुए। तो ये डिफरेंस क्रिएट किया था साउथ अफ्रीका ने और इंडिया ने। लेजेंड्स आते हैं, लेजेंड्स जाते हैं, बट ये तीनों जो आज जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये यंगस्टर आए थे, अंडर 19 के प्लेयर्स आए थे। शायद रविंद्र जडेजा विराट के साथ भी खेले हैं अंडर 19 में, और रोहित शर्मा के साथ भी अंडर 19 में खेले हैं। रविंद्र जडेजा 2013 के आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के विनर में भी थे। तीनों थे, ये तीनों आईसीसी चैंपियनशिप, मतलब जो लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया जीती है उसमें ये तीनों थे, और ये जो आज कल जो इन्होंने जीता, इसमें भी ये तीनों थे। 2011 के वर्ल्ड कप में सिर्फ विराट कोहली थे, ना रविंद्र जडेजा थे और ना ही रोहित शर्मा थे वहाँ। लेकिन ये जो तीनों की टिकड़ी थी, जो एक्सपीरियंस था ना, ये लेकर के जो आए थे,
वो अब दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है, रिप्लेसमेंट आना बहुत मुश्किल है, लेकिन टीम इंडिया को यहाँ पे ग्रूम करने की बहुत ज़रूरत है। ग्रूम करेंगे, डेफिनेटली प्लेयर्स आएंगे, मिलेंगे, प्लेयर्स मिलेंगे, बट आपको उसको छोड़ना नहीं है। इंडियन टीम पिछले 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो छोड़ नहीं रहे हैं प्लेयर्स को, वो पकड़े हुए हैं। अभी इसमें ईशान किशन का आना बाकी है, श्रेयस अय्यर का आना बाकी है, केएल राहुल का आना बाकी है। डोर्स आर ओपन फॉर एवरीवन। उसको जो ग्रैब करेगा वो लंबा खेलेगा, किसी के लिए डोर ओपन नहीं है, बट आपको वो फॉर्मेट को उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा, तभी आप आ पाओगे, नहीं तो आना मुश्किल है। मैं लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच टीम इंडिया। 2007 के बाद हमें ये वर्ल्ड कप देखने को नसीब हुआ, और इस वर्ल्ड कप को लंबे समय तक चेरिश नहीं करना है हमें। हम 2025 में फिर से इसे दोहराना चाहेंगे, और ये अपने ही नेशन में होने वाला है, अपने ही कंट्री में होने वाला है, तो ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि हम इसे फिर से रिपीट करें और एक अच्छी टीम बना करके एक अच्छे प्लान्स के साथ हम जाएं। ये जो वर्ल्ड कप था, इसमें बहुत सारे ग्रेट्स ने रिटायरमेंट ली है, चाहे वो आपके डेविड वार्नर हों, चाहे आपके डेविड वीज़ा हों, चाहे आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा हों, चाहे आपके न्यूजीलैंड से केन विलियमसन हों, टिम साउदी हों, ट्रेंट बोल्ट हों। ये प्लेयर्स ने मोहम्मद नबी भी मेरे को लगता है T20 से रिटायरमेंट ले लेंगे बहुत जल्दी। बहुत मेन प्लेयर से लोगों ने रिटायरमेंट दी है। मोहम्मद आमिर का ये लास्ट T20 होगा, इमाद वसीम का होगा। इंग्लैंड से बात करूं तो मैं इंग्लैंड से मेरे ख्याल से कहना मुश्किल है, बट जॉनी बेयरस्टो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल दिया। जॉनी बेयरस्टो ही वोंट बी ट्रैवलिंग टू इंडिया एंड श्रीलंका, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ही इज़ राइट नाउ 34-35 पे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 साल के बाद 37 साल के होंगे। मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंग्लैंड इतने मौके नहीं देती है। मोइन अली का मेरे ख्याल से लास्ट होगा ये। मोइन अली इज़ ऑलमोस्ट 37, रिटायरमेंट वो भी ले लेंगे। तो सभी टीमों से बड़े प्लेयर्स ने रिटायरमेंट लिया है, और ये T20 वर्ल्ड कप रिटायरमेंट्स के लिए जाना जाएगा। इस पर हम कल एक अलग से वीडियो करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और इस तरीके से अपना सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।